हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय बजट के बारे में बात करेंगे, इसके जो जो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे बजट में क्या क्या प्रोविज़न किया गया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके मेंस अपकमिंग 71वीं मेंस में क्या आपको इससे सहायता मिल सकती है, उसके पर्सपेक्टिव से भी हमने इसको तैयार किया है। साथ ही साथ देखेंगे जो प्रीलिम्स में 5-6 क्वेश्चन आता है, 5-6 क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपका यहाँ पे फ़ायदा करे। आप जो कंक्रीट आप जो नॉलेज लेकर के जाएं ताकि आप वहाँ गलती ना करें। तो हम लोग वन बाय वन करके हम लोग इस जो बजट है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, क्या क्या कौन कौन सा स्कीम लाया गया है, कौन कौन सा इसमें नया चीज़ ऐड किया गया है। जैसे प्रीलिम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके फॉर्मूला के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे ताकि आपको वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो मेंस के खास पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ इसमें ऐड किया गया है उसको इन डिटेल बात करेंगे। और ताकि एक बार अगर आप ये वीडियो देख लें तो दूसरी जगह दूसरा किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद सारा चीज़ जो मटेरियल है आपको वहाँ मिल जाएगा वन बाय वन करके। यहाँ पे देखिए दो चीज़ होने वाली है, वीडियो लंबा हो सकता है कि ये आधे घंटा जाए, 1 घंटा जाए, 40 मिनट 45 मिनट जाए, लेकिन हम ये एश्योर करते हैं आपको कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी, साथ ही साथ दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस पर बने रहिए, वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे बजट। तो बजट में अगर आप लोग अगर एक तरह से देखेंगे तो बजट कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है नहीं, ठीक है। हम लोग इसीलिए अगर जो जैसे बजट के बारे में बात करते हैं तो ये बजट जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है नहीं। इसके बारे में मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कितना में है? 112 में है। आप लोग जानते हैं कि मनी बिल 110 और उसके बाद जो आप जानते हैं कि 112 में ये टर्म इस्तेमाल किया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये इसमें प्रोविज़न किया गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल जो प्रेसिडेंट वहाँ पे पेश करवाएगा, जो हमारा जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करती हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो हमारा बजट पेश किया गया है कौन की हैं ये? तो निर्मला सीतारमण। इनका जो निर्मला सीतारमण ये सीतारमण है, इन्होंने पेश किया है। इनके साथ एक जो है हिस्ट्री जुड़ चुका है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, अगर मान ली क्या है हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है सबसे अधिक दिनों तक लगातार वित्त मंत्री रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 9th टाइम, देखिए पीटी में पूछ सकता है, यहाँ पे पीटी में आ सकता है। पीटी में क्या आ सकता है? तो पॉलिटी में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, बजट के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात निर्मला सीतारमण से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे लॉन्गेस्ट सर्विंग है। उसके बाद 9th टाइम लगातार जो है ये जो है आपको यहाँ बजट पेश की हैं। जो सीडी देशमुख थे, जो हमारे सीडी देशमुख थे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे ये बने थे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उनको इन्होंने सरपास किया है। तो अब बात यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो आर्टिकल आप याद कर लीजिए, उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं इनके बारे में, साथ ही साथ इन्होंने किसको सरपास किया है, ये आपको फैक्चुअल हो गया, इसको आप याद रखें। इसी तरह हम लोग जितने भी क्लास में आगे बढ़ेंगे तो फैक्चुअल के साथ हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूला जो भी है उसको भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए, बजट में जो थीम है विकास के साथ प्रगति की राह, ये थीम हमारा जो है केंद्रीय बजट का ये है कि विकास के साथ और जो है क्या बोलते प्रगति की राह। यहाँ पे देखते हैं जो दूसरा जो है केंद्रीय बजट का 3 कर्तव्य मेंशन किया गया। ये सीधे आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। 3 जो हमारा ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना। आप लोग जानते हैं अभी क्या है, एक टैरिफ का है ना, टैरिफ चल रहा है। उसके बाद ट्रेड वॉर है। उसके बाद यूक्रेन रसिया वार है ना, यूक्रेन रसिया वार है। साथ ही साथ देखेंगे ईरान और आपको यूएसए में जो टसल है, खास के
अरबियन सी में जो बेड़ाबंदी हो रही है उसको लेकर के, उसको ध्यान में रख करके ये बात की गई है कि जो डोल्ड्रम कंडीशन है हमारा, जो अस्थिर वर्ल्ड है ना, जो खास करके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, जियो इकोनॉमिक टर्म में अगर हम बात करें, जो अस्थिर है, ट्रेड का कोई ये नहीं है, टैरिफ इम्पोजिशन हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो इसको लेकर के पहला कर्तव्य यह है अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना, ताकि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत का जो सपना है, संकल्प है, उसको पूरा किया जा सके। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। अगर आप देखेंगे दूसरा जो है क्या है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। हम लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, एक अगर जो डेमोग्राफिकली देखें तो एक यंग नेशन है। यहाँ पे जो मीडियन एज, मीन एज जो है आपको काफ़ी कम है, जो अंडर 35 है। तो यहाँ पे लोगों का एस्पायरेशन, जो आकांक्षा भी, उसको ही पूरा करना है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ जो है हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, जॉब से लेकर, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, ठीक है, जो वैश्विक जो परिदृश्य है उसको साथ साथ लेके चलना, साथ ही साथ क्षमता का विकास करना, एम्प्लॉयबल बनाना, उसको जो रोजगार परख जो चाहे शिक्षा हो देना, इस सब की बात की गई है। दूसरा कर्तव्य है। तीसरा है कि सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, ठीक है, सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना। यहाँ पे है कि पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक पार्टनरशिप। आप कैसे ये जो आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको, जो लास्ट जो ये है, जो सबसे आखिरी जो आखिरी परत में लोग बैठे हैं, सबसे जो आखिरी छोर पे लोग बैठे हैं, उसको कैसे एक पार्टिसिपेटिव जो डेमोक्रेसी में लाया जाए, कैसे उसको विकास जो हम लोग के यहाँ जो भारत विकास कर रहा है, एक विकासशील देश है, इसका बेनिफिटेड उसको ही बेनिफिट किया जाए, उसका भागीदार बनाया जाए। तो 3 कर्तव्य है, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य, लोगों की आकांक्षाओं पूरा करना और सार्थक भागीदारी। 3 चीज याद रखिएगा, सार्थक भागीदारी, उसके बाद लोगों की आकांक्षाओं को बनाए रखना, और अस्थिर वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसको बनाए रखना। ये 3 हमारा इसका बजट का कर्तव्य है। मे बी कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए और उसी में आपको ये करना है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा हम लोग फास्ट जाएंगे ताकि जो भी जहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो उसको हम अच्छे से समझा सकें, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है उसको समझा सकें। बाकी चीज़ों को हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग का टाइम ना ले। उसके बाद बजट एक नज़र में, अगर आप बजट एक नज़र में देखेंगे तो टोटल क्या है, ये जो प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां को बोलते हैं रेसिप्ट, है ना, कितना रेसिप्ट है और कितना जो है व्यय है, मतलब एक्सपेंडिचर है। ये 2 चीज दिखाता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो कितना प्राप्तियां है, राजस्व है ना, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, और इसको बोलते हैं कैपिटल। एक को बोलते हैं राजस्व मतलब रेवेन्यू, दूसरा बोलते हैं पूंजी कैपिटल। अगर आप लोग देखेंगे तो बजट में अगर आप जब भी पढ़ते होंगे तो 3-4 चीजें यहाँ पे इंडिकेट है। एक देखिए, एक पैरेट ग्रीन से क्या 2024-25 मतलब वास्तविक एक डाटा आपको मिलेगा, 25-26 संशोधित अनुमान, ठीक है। दूसरा देखिएगा 25-26, उसके बाद बजट अनुमान, उसके बाद देखिएगा 26-27 के बाद बजट अनुमान। ये क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24-25 देखिएगा कि जो वास्तविक हम लोगों को मिला। देखिए बजट क्या होता है हम लोग जानते हैं, है ना, एक होता बजट होता है, दूसरा होता है इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो बजट जो होता है नेक्स्ट ईयर का लेखा जोखा है। मान लीजिए अभी 26 चल रहा, तो 26 से 27 के बीच में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा स्कीम लेकर के आ रहे हैं, कितना कितना पैसा देने की बात है, जो इन सब चीज़ों पे बात। एग्जाम्पल के तौर पे वीबीजी राम जी है, राम जी बिल है ना, इसमें कितना पैसा देंगे, 80,000 करोड़ देंगे, 90,000 करोड़ देंगे, 50,000 करोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर अपकमिंग जो चलेगा 31 से लेकर के लास्ट तक का नेक्स्ट ईयर 26 से 27, उसके बीच में हम लोग क्या क्या ये हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो
लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में क्या है कि जो लास्ट ईयर जो बीता हुआ है उसके बारे में हम लोग लेखा जोखा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 26 से लेकर के 25 के बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या हम लोग हासिल किए, उसके बारे में बात हम लोग करते हैं। तो बजट जो होता है तो क्या होता है कि अपकमिंग ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो देखिए जो पिछले साल 25 में बजट की वहाँ पेश हुआ होगा उसमें अनुमान कुछ रहा होगा, लेकिन हम लोग हासिल कुछ और किए हैं। तो यहाँ 24-25 में देखिए वास्तविक 24-25 में हम लोग कितना मिला, 30,36,36,619 करोड़ रुपया, इस तरह से लाख करोड़ों में है, देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या था देखेंगे, हमारा बजट अनुमान कितना था, तो ब्लू कलर में देखेंगे 34,20,409 करोड़ रुपया था। इसका मतलब है कि जो हमारा अनुमान था उससे हम लोग क्या हासिल किए, कम हासिल किए। कितना हजार, तो देखिए यहाँ 30,36,619, यहाँ पे अनुमान क्या था हमारा 34,20,409। इसका मतलब है कि 4 लाख के आसपास जो है हम लोग कम किए। तो बजट में थोड़ा सा एक्सजरेट करके किया जाता, ज़्यादा बढ़ा के किया जा सकता है जो किया जाता है। जैसे कि एक जीडीपी ग्रोथ होता था पहले 5 ईयर प्लान में, अगर हम अचीव करने वाले हैं 7% तो हम लोग 9% रखते थे, ताकि वो हम कोशिश करें कि उसको अचीव करना। बजट में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या एक्चुअल कितना हम लोग को मिला लास्ट ईयर, और हम लोग का अनुमान कितना था। उसके बाद 25-26 में संशोधित अनुमान होता है कि चलिए बजट अब पेश कर दिए आज हम, इसके बाद कुछ दिन बाद मान लीजिए 6 महीने बाद हम रिव्यू कर रहे हैं, 4 महीने बाद रिव्यू कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमने 50 लाख करोड़ जो है लाख करोड़ रखा था, लेकिन अब हमको लग रहा है 50 लाख करोड़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 45 लाख करोड़ है ना कर देंगे। तो ये होता है संशोधित अनुमान। तो बजट के पेश होने के बाद जो संशोधित अनुमान आता है, जो हम लोग फिर एस्टिमेट करते हैं, उसको बोलते हैं संशोधित अनुमान। ठीक है। उसके बाद देखिए 25-26 में अनुमान कितना था उसके बारे में मेंशन है। उसके 26-27 में क्या लिखा है, अभी जो नेक्स्ट ईयर में क्या हम लोग मेंशन किए हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या उसके बारे में बात करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए रेड कलर्स में कितना है, हम लोग का अनुमान है कि 35,33,150 करोड़ है ना। यहाँ पे इतना अनुमान हो सकता है कि 35 लाख, क्योंकि लास्ट ईयर हम 30 लाख करोड़ ही की आसपास हमको मिला है। 35 लाख के बाद फिर क्या होगा, 4 महीने के बाद फिर एक कोई रिव्यू मीटिंग होगा, बोलेंगे अच्छा पिछली बार हमारा 30 था, हमारा इस बार उम्मीद है कि हम 50 लाख जो करोड़ करेंगे, लेकिन 50 लाख करोड़ तो नहीं हुआ, तो संशोधित करके उसको 33 लाख करोड़ करेंगे। ठीक है, 32 लाख करोड़ करेंगे। यही सब ये होता डाटा होता, इसको याद रखिएगा तो बजट समझने में आसानी होगी। ये हो गया। तो राजस्व में हमारा ये था, पूंजी में हमारा ये 16,249 करोड़ रुपया। देखिए यहाँ पे करोड़ में लिखा हुआ है 16 लाख इतना। तो ये भी वही है कि अनुमान कितना था, कितना हम लोग किए, अनुमान कितना था, और उसके बाद जो संशोधित अनुमान किया और नेक्स्ट ईयर कितना हम लोग करेंगे, इसके बारे में है। अब हम लोग खर्च कितना करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है अब इस पे कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देख खर्च क्या है, तो राजस्व में देखेंगे तो राजस्व में हम लोग लास्ट ईयर इतना खर्च किए हैं, 36,914 करोड़ रुपया हम लोग खर्च किए हैं। उसके बाद हमारा अनुमान कितना था, 39। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए। उसके बाद पूंजी हमने कितना बनाया था। व्यय में देखिए, व्यय में 2 चीज होता है, एक्सपेंडिचर में 2 चीज होता है, एक होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। मतलब इसको पूंजी, मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि रेवेन्यू में क्या आ जाता है, जैसे सैलरी देना है, सब है ना, सैलरी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, किसी को पेंशन दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हो जाता है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, इस सब के बारे में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, जैसे रोड बनाए हम लोग, है ना, रेलवे बनाए हैं, पोर्ट बनाए हैं। ठीक है, पोर्ट बना रहे हैं,
या फिर मान लीजिए कि लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल कर के वो रेवेन्यू जो है हमको वापस आएगा, उससे हमको बेनिफिट होगा, उसका ट्रांसलेशन जो अभी हम पैसा जो खर्च कर रहे हैं, जो रुपीस जो खर्च कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक ट्रांसलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ इन फ्यूचर, है ना। तो इसको बोलते हैं पूंजी। तो कोई भी ऐसा चीज जो जो एसेट क्रिएशन करता हो, जो पूंजी का निर्माण करता हो, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग का देख रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये था इतना, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना था, इसको हम लोग शेयर कर देंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट समझा दिए, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रमुख आंकड़े, तो ये आपके बहुत सारा चीज का नहीं है, जो चीज का है वो हम लोग बता देंगे। राजस्व प्राप्तियां, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हमने पिछले स्लाइड में बताया था। अनुमान ये, बजट अनुमान ये है। उसके बाद हम लोग संशोधित अनुमान ये था, 25-26 का ये था, वास्तविक हम लोग को इतना मिला, है ना, 24-25 में। अब पूंजीगत प्राप्तियां पिछले में देख चुके हैं, प्रभावी पूंजीगत व्यय, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये वाला टर्म है, आप लोग को परेशान करेगा, इसीलिए इसको देखते हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या बोलते हैं? प्रभावी पूंजीगत व्यय, है ना, एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं राजस्व घाटा, मतलब के इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, इसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा, है ना। इसको बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव आरडी। आरडी मतलब हो गया आपको रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, राजस्व व्यय माइनस क्या होगा? ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन, है ना, कैपिटल क्रिएशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि राजस्व पूंजी इतना हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। पूंजी कितना हो गया, प्राप्ति कितना है, हम लोग ये देख लिए। कुल प्राप्ति कितना हुआ, ये देख चुके हैं। उसके कुल व्यय एक्सपेंडिचर हमारा कितना, ये हम लोग देख चुके हैं। उसका प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, मतलब कि इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग को देखना है कि ये राजस्व घाटा, ठीक है, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, वो कितना है? 5,64,296 करोड़, इतना रुपया है। उसको परसेंटेज में आगे हम लोग निकालेंगे। उसका प्रभावी राजस्व घाटा निकालते हैं। कभी डायरेक्ट आपको इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सेक्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसको बोले इंग्लिश में रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन। मतलब है कि जो राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत व्यय में जो हम लोग ग्रांट देते हैं, उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू होगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब ये हो गया कि आरडी माइनस क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, मतलब कि अब ये देखें, एक्सपेंडिचर माइनस, सीधे कर सकते हैं आप, जो है ना, इसको एक्सपेंडिचर माइनस क्या कर सकते हैं? रिसिप्ट, है ना। सिंपल इसको ऐसे कीजिए कि जो आपने पैसा लाया, है ना, सरकार मान लीजिए कि 100 रुपया कमाया और 105 रुपया खर्च किया, ठीक है। 100 मान लीजिए क्या हुआ कि 105 रुपया खर्च किया और 100 रुपया लाया, तो टोटल कितना होगा? -5। तो इसी को हम लोग -5% में दिखाएंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग फिस्कल डेफिसिट या राजस्व घाटा, ठीक है, ठीक है, या सॉरी राजकोषीय घाटा बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और ये हो गया हमारा जो राजस्व घाटा जो हो जाएगा, आरडी बराबर जो होता है, ये बोलते हैं कि इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट इसको बोलेंगे। उसी तरह जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, वो थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में हम मिस्टेक किए हैं, इसीलिए आप लोग इसको फिर से हम मिटा देते हैं, समझा दे रहे हैं।
ठीक है, थोड़ा हिंदी था इसीलिए उसको हम ट्रांसलेट करने में, ये हो गया हमारा आरडी। आरडी कहने का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट कहने का मतलब ये हो गया कि जितना हम लोग एक्सपेंडिचर था, मान लो सैलरी में, है ना, पेंशन में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खर्च किए, और हम लोग रिसिप्ट कितना हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे 100 माइनस 100, 105 माइनस 100, 100 हम लोग रिसिप्ट हुआ है और 105 हम लोग खर्च किए हैं। इसका मतलब है राजस्व घाटा हमारा कितना हो गया, जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, 5%। जैसे बिहार के केस में देखिए वो सरप्लस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सीधे एफडी लिखेंगे। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में हम कर रहे हैं, हिंदी में किए हैं, थोड़ा कहीं पे ये होगा तो आप लोग वहाँ पे हम बोल देंगे, थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है, फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ठीक है, अंडर ब्रैकेट ऑफ क्या कीजिएगा, रेवेन्यू, यहां पे लिखिए रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल, है ना, यहां पे लिखिएगा नॉन डेप्ट कैपिटल। क्या लिखिएगा, नॉन डेप्ट कैपिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, माइनस अंडर ब्रैकेट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, कितना रेवेन्यू राजकोषीय प्राप्ति हमारा है, प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल कितना है। जब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा। और राजकोषीय घाटा जो है 4.33% मेंशन किया गया। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा अगले जो बजट साल का अनुमान है कि 4.33 रहने वाला है। तो ये पीटी में 100% आप मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछा जाता, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि पैसा आता कहाँ से है। सपोज कीजिए बजट क्या होता है, 100 रुपीज़ है हमारा, ये मानकर जो बजट में चला जाता है कि 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ से पैसा आता है, इनकमिंग, रिसिप्ट कितना है, और रुपया जाता कहाँ है, हम लोग खर्च कहाँ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे पटना में रहते हैं या कहीं रहते हैं, आपके पिताजी पैसा भेजते हैं, तो आपके पिताजी जो पैसा भेजे आप उसके बाद खर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जो है रेंट कितना दे रहे हैं, फूड पे कितना खर्च कर रहे हैं, क्लोथिंग पे कितना खर्च कर रहे हैं, है ना। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना ये होता है। अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, रुपया का अगर देखेंगे, अगर 100 रुपीज़ है तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपया आता कहाँ से है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे हेड है वो बोलते 24 पैसा। 100 रुपीज़ में, 1 रुपये में, मान लीजिए 1 रुपया में या फिर 100 रुपया में, हम तो यहाँ पे जो 1 ही रुपया मान के चलता है बजट में, 1 रुपये में सपोज कीजिए ये 1 रुपया में देख रहे हैं कि 24 पैसा जो है कहाँ से आता है, आपको उधार एवं अन्न देता है, मतलब कि बोरोइंग से आता है। मैनली देखिएगा जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। 24 पैसा यहाँ पे आता है। 21 पैसा जो देखिएगा कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से, है ना। 21 पैसा क्या होता है, आईटी से, इनकम टैक्स से आता है। उसके बाद 18 पैसा जो होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स से या जीएसटी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे यहाँ अब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ही, जहाँ भी देखिएगा एग्जाम में आपसे 3 हेड ही पूछा जाएगा अक्सर, वो ऑर्डरली फैशन पे, यूपीएससी में, बीपीएससी में, किसी एग्जाम में। इसको आपको याद रखना, BIG, है ना, BIG, बिग याद रखिए, बोरोइंग, इनकम टैक्स और जीएसटी। जो 3 हेड अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम के लिए आपका काम हो जाता है, बाकी चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ऑर्डरली फैशन में देगा तो 24 पैसा रखिए बोरोइंग, 21 पैसा रखिए क्या, आयकर, 18 पैसा जीएसटी। उसके बाद देखिए 15 पैसा जो है क्या है, आपको देखेंगे जो कर भिन्न प्राप्तियां, बहुत सारा चीज है, कस्टम से लेकर के, है ना, ये सब टैक्सेस है, वहां से भी 15 पैसा आता है। उसके बाद सीमा शुल्क से 10 पैसा आता है। तो मैन हमको एग्जाम के लिए 3 ही, क्योंकि हमको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हमको क्या करना है, एग्जाम में हमको तैयारी करनी है। तो जब भी आप तैयारी करते हैं एग्जाम में, तो आप वहाँ डू एंड डाई सिचुएशन होती है, तो आप ये देखिए कि हमको कितना पढ़ना है। अगर आप
हर एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका भी प्रीलिम्स नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको छोड़ना क्या है। अगर इसी चीज़ में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बजट में, 1 बाय 1 करेंगे, तो आपके कोई काम का नहीं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है, हम लोग अपने बैच में भी यही कहते हैं बच्चे लोगों को कि भाई हम लोग जो ये पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, कितना छोड़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी जो चीज़ें पढ़ने के लिए वो तो हम पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बिग याद रखिएगा, अब कहाँ गोज टू कहाँ जाता है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 22 पैसा जो होगा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब कि स्टेट शेयर। स्टेट शेयर अगर हम देखते हैं तो कितना है, 22 पैसा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे 20 पैसा, दूसरा क्या है, ब्याज अदगाई, ब्याज अदायगी, मतलब कि 20 पैसा जो है कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जा रहा है, 20 पैसा जा रहा है, 22 पैसा यहाँ पे गया। उसके बाद देखें 17 पैसा जो कहाँ गया, केंद्रीय योजना में, मतलब कि 17 पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 22 पैसा, अब अगर फॉर्मूला बनाइए, ठीक है, तो सेंट्रल शेयर, स्टेट शेयर है ना, एस लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिख दीजिए, इंटरेस्ट एस आई। उसके बाद सी लिख दीजिए। लास्ट में देखिए कि 22 पैसा हो गया, 20 पैसा हो गया, 17 पैसा हो गया, बचा क्या, 8 पैसा। उसमें कोई देखिए 8 पैसा हो गया। ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल, ये जो हो गया। तो SICS कर सकते हैं इसको, SICS या सिक भी याद रख सकते हैं। इस तरह याद रखिएगा तो आपका आसानी से आपका याद हो जाएगा। केंद्र करों में शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिएगा 17 पैसा जो हो गया, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। ठीक है, ये आपको 3 हो गया। और 20 जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है IP जो हो गया, वो क्या होगा आपका, ये 3 बिग हेड है। तो आप याद रखिए स्टेट शेयर, उसके बाद याद रखिए कि आप इंटरेस्ट पेमेंट, और यहाँ पे लिखिए कि सेंट्रल की जो स्कीम होती है उसको आप डाल दिए। 3 हो गया। तो आप बिग और सिक याद रखिए, आपका ये हो जाएगा क्लियर। आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम में कितनों टफ क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बजट अनुमान, ये तो अलग अलग हेड्स में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इसको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बजट में ये हो चुका है हम लोग का, उसका रिपीटेशन है। उसके बाद देखेंगे राजकोषीय घाटा और वित्त पोषण के स्रोत। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो राजकोषीय, हमने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो हमारा बढ़ रहा है, जो हमारा घाटा, राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा, है ना, उसको कोप अप करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय है। तो देखिए हमारे पास क्या है, अल्प अवधि में टी बिल है। टी बिल क्या होता है हमारा, आप लोग जानते होंगे, ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल एक होता है टी बिल होता है। टी बिल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये लेस देन 365 दिन के लिए जारी किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे आप गोल्ड लोन, जो गोल्ड जमा करते हैं आपको पैसा मिलता है, या फिर कुछ और खरीदते हैं उसमें बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। ये डिस्काउंटेड, ये है ना, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, और इसको रिडीम करना होता है लेस देन 1 ईयर के। तो पहली बात यह है कि टी बिल से देखिए कितना पैसा आ रहा है, रेड वाला देखिए। ठीक है, उसके बाद रेड वाला देखिए कितना हो रहा है। उसके बाद ब्याज से उधार कितना है, देखिए ब्याज सबसे ज़्यादा जो है फिस्कल डेफिसिट को कॉप अप करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये मार्केट से हम लोग उधार ले रहे हैं। दूसरा क्या है, टी बिल हम लोग बेच रहे हैं सरकार। अल्प बचत के बदले प्रतिभूतियाँ, शॉर्ट टर्म जो है हम लोग जो प्रतिभूतियाँ बेचते हैं उससे भी पैसा कमाती है। इससे सरकार क्या करती है, अपने घाटे को मेंटेन करती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ ट्रेजरी बिल इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे घाटे की प्रवृत्तियां, है ना, जो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बिहार के बारे में, सेंट्रल के बारे में। तो देखिए लास्ट ईयर 4.4 था, अब इस साल जो है
4.3 रहने का अनुमान है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, आपको 4.3 रहने का अनुमान है। ठीक है, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। कोविड के समय 9.2 चला गया था, फिर 6.7, 6.5। ठीक है, 2021 में कोविड था, उस समय देखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5.5, 4.8, लास्ट ईयर 4.4। इस साल कंठस्थ कर लीजिए कि 4.3 ही रहेगा, 4.3 अनुमानित है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ तक इसके फॉर्मूले का बात है, फॉर्मूला हम लोग बात किए थे कि टोटल जो एक्सपेंडिचर माइनस अंडर ब्रैकेट ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन, जो ये था जो नॉन कैपिटल वाली बात थी, उसको जो फार्मूला बताए थे वो इसका फार्मूला होता। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि पूंजीगत व्यय की मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, कितना कितना परसेंटेज में कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अब लोग देखिए 100 रुपया मान लीजिए आप कमाए, 100 रुपया कमाए, तो अब अपने लाइफ इसको ऐसे समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो प्रवृत्ति, मतलब सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपया कमाया। 100 रुपया कमाने के बाद आप कितना रुपया आप अपने लाइफ स्टाइल में खर्च करते हैं, कितना रुपया आप अपने हाउस रेंट में खर्च करते हैं, कितना रुपया आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि अपने जो है चिल्ड्रन के या चाइल्ड जो बच्चा है उसके पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैपिटल क्रिएशन कर रहे हैं। एक इकोनॉमी के लिए आगे चल के वो जो बच्चा जो होगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, या कोई ऐसा स्किल्ड काम करेगा, अनस्किल्ड कहीं काम करेगा, तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह सरकार भी देखती है कि जितना उसके पास पैसा है 100 रुपया में, कितना रुपया वो कैपिटल क्रिएशन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर एनएच बनाया है, पोर्ट बनाया है, एजुकेशन पे खर्च किया है, या किसी और ऐसे चीज में जिससे जहाँ से कैपिटल क्रिएशन हो सकता है, फ्यूचर में उसका लाभ मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 19-20 में 5.2, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6.6, अभी हमारा कितना है 17.4% जो है प्रभावी पूंजीगत व्यय है। ठीक है, पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान कितना परसेंट है और पूंजीगत जो है ना एक्सपेंडिचर कितना है वो दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि टोटल अब अगर देखें कैपिटल क्रिएशन के इसमें, तो आपको 17.1% है, जिसमें देखेंगे कि 12% जो है आपको जो पूंजीगत व्यय है, और अगर उस 4.9% पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान दिया गया है, तो टोटल कितना है 17.1% है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों संघों क्षेत्रों में कुल अंतरण, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रेल बजट। रेल बजट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको इसको जानते हैं कि 17 में दोनों को एक किया गया है। तो सबसे ज़्यादा हमारे बात क्या है, देखिए निवल राजस्व कितना आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने पूछा। परिचालन अनुपात क्या है, 98.2% था 24-25 में। 25-26 में क्या है 98.43 है ना। 25-26 में 98.82। 25-26-27 में कितना रहने का अनुमान है 98.40। अगर यातायात कुल आय की इनकम की बात करें रेलवे का, आप देखिएगा तो आय क्या हो रहा है, यातायात से कुल आय कितना हो रहा है, कुल संचालन से व्यय कितना जा रहा है, वो दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो मेन हमारा है, यात्री से हमारा कितना है 75,368 करोड़, माल ढुलाई से कितना हो रहा है 1,71,130, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा 2.5 टाइम जो है टोटल जो हमारा कमाई कर रहे हैं रेलवे में, वो माल ढुलाई से कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेट कॉरिडोर और इन सब की बात की गई है। चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो कर प्राप्तियों में रुझान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है। टैक्स जीडीपी हमने वही चीज को आपको बताएंगे जो आपको लगेगा कि एग्जाम में आ सकता है। देखिए टैक्स जीडीपी रेशियो मतलब है कि टोटल जीडीपी जो होगा, मान लीजिए जो भी बिहार इंडिया का 4.38 ट्रिलियन जो जितना भी है, आप सपोज कीजिए वो तो बेस ईयर पे होता है कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, कांस्टेंट है या फिर नहीं है, उस पे होता है। तो आप समझिए कि टोटल जीडीपी कितना है, मान लीजिए 100 रुपया है,
100 रुपये में अगर आप ये देखेंगे कि 100 रुपया में टोटल जीडीपी 100 रुपया है, तो उसमें टैक्स का कितना योगदान है, कितना पैसा हम लोग टैक्स वसूलते हैं और टोटल जीडीपी का वो कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो करंट अभी जो हमारा चल रहा 26-27 में अनुमान है कि 11.2 है ना हमारा परसेंटेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा। ये हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा, है ना। क्वेश्चन आ जाए टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो हम लोग देखेंगे 11.21 है। यहाँ पे 11.4 था लास्ट ईयर। क्यों ऐसा है, क्योंकि रेशनलाइजेशन हुआ है जीएसटी का, जीएसटी 2.0 आया है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जीएसटी का रेवेन्यू जो है वो कम होगा। दैट्स वाई जो टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो 11.4 से लेकर के वो कितना हो गया, 11.2 हो गया है, जो बाकी विकसित देशों के मुकाबले, बाकी जो अलग अलग कंट्री है उसके मुकाबले इंडिया में कम ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखें कोई घोषणा हुई है, कुछ कुछ लेकर घोषणा हुई है, इसको भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए ऋण से जीडीपी औसत जो है 55.6 है ना, 55.6 रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष में 56.1 था। कहने का मतलब है कि लोन टू जो जीडीपी रेशियो है वो कितना है हमारा 55.6 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जीडीपी में जितना ये है उसका 55.6% हमारे पास क्या है, कर्ज है। इसके बाद जीडीपी का 4.3% रहेगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना, फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट रहेगा, 4.3% रहेगा। लास्ट ईयर कितना था, ये 4.4% था। कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद देखिए 26-27 में 36.5 लाख करोड़ गैर ऋण प्राप्तियों का बजट में अनुमान है। उसका 26-27 में कुल व्यय का अनुमान 53.5 लाख है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका प्रत्यक्ष कर में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है, क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि बीपीएससी अब पैटर्न बदल रहा है। पैटर्न बदलने का मतलब है कि आप क्वेश्चन आपसे टफ पूछा जा रहा है। 71वीं का देखेंगे तो कितना टफ क्वेश्चन है, बहुत सारा एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो मे बी कि यहाँ पे इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, मे बी नहीं 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या क्या सुधार हुआ है, तो उसको लेके बात करते हैं। वैश्विक व्यापार और निवेश प्राप्त करना, क्या लक्ष्य है कि वैश्विक व्यापार एवं निवेश प्राप्त करना। इसके लिए क्या करा, भारत में डेटा सेंटर अगर 2047 तक कोई कंपनी, अगर विदेशी कंपनी आती है तो उसको टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। टैक्स हॉलिडे कहने का मतलब है कि उससे टैक्स जो है जो भी होगा वो नहीं लिया जाएगा, वो टैक्स माफ होगा। किसी विदेशी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उत्पादन में लगे संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य मैन्युफैक्चरिंग को पूंजीगत वस्तु उपकरण टूल प्रदान करने में भी टैक्स हॉलिडे होगा। इसके अलावा के एमटी है ना, मिनिमम है ना, MAT मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है, इसमें भी उसको छूट मिलेगा खासकर अप्रवासियों के लिए। IFSC यूनिटी लगाने के लिए कटौती की अवधि का विस्तार, कर की दर में युक्तिकरण की बात की गई है। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जीवन आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर में जो एक न्यू टैक्स कोड आया है ना, उसको लेकर के बात कर रही है। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्ति को आयकर में छूट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर TCS दर वर्तमान 5% था, 5 और 25% से कम करके बिना किसी तय धनराशि पे 2% कर दिया गया है। इसके बाद देखें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मतलब कि जो विदेश से पैसा जिसको बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं है ना, आता है। ठीक है, उसमें क्या है कि 5% से लेकर के 2% कर दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न में जो संशोधित की तारीख 31 दिसंबर बढ़ा करके 31 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 31 दिसंबर तक आपको करना ही था, अब क्या कर दिया 31 मार्च तक भी आप कर सकते हैं, 2 बार आपको करना पड़ेगा। ITR 1 और ITR 2 रिटर्न को व्यक्तिगत रूप से 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकेगा और नॉन ऑडिटेड व्यापार या ट्रस्ट मामले में यह 31 अगस्त होगा। तो इसमें थोड़ा सा राहत मिला है। उसके बाद देखेंगे अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो क्या बात की गई है, एकल और अंतरसंपर्क डिजिटल विंडो के द्वारा निर्बाध प्रक्रियाओं से कार्गो क्लियरेंस की बात की गई है।
आप लोग तमिलनाडु वाला केस जानते ही थे कि वहाँ पे कार्गो कैसे रोका गया था और उसमें करप्शन का भी एलिगेशन था। सभी कस्टम प्रक्रियाओं के लिए एकल एकीकृत मतलब कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई है। कोरियर निर्यात के लिए उसमें छूट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क में छूट गया। आर्थिक आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से डोमेस्टिक टैरिफ क्षेत्र में सक्षम विनिर्माण यूनिटों द्वारा बिक्री की सुविधाएं शुल्क में छूट दी गई है। तो इस तरह करके आप पूरा बजट पढ़ सकते हैं, हमने बनाया है, आप लोग देखिए, इसको पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आपको देखना है, रटना है, कुछ भी आप इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो हम शुरू में आपको बता चुके हैं कि कितना फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। ये जो पूरा जो पीडीएफ है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इन 72nd प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और 72nd प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको बजट से, चाहे बिहार और इस सब सेंट्रल मिला करके रहता ही है। क्योंकि अब आप बोलेंगे 4-5 क्वेश्चन के लिए क्यों करें, यही आपको डिटरमाइन करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस लगभग सारे लोग सही बनाते हैं। ये काफ़ी डायनामिक पेपर है, इसीलिए आप इसको पढ़िए। बाद में अगर दिक्कत होगी तो इसमें हम लोग लाइव आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम के समय में। तब तक के लिए आप इसको देखिए। और एक बात कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स के लिए, 72वीं के लिए अगर बैच अगर देखें तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है ना। ऑफलाइन जाइएगा तो 6,999 रुपया, अभी का जो 15 तक एडमिशन लेते हैं तो 6,999 रुपया मात्र पड़ेगा। और ऑनलाइन करते हैं तो मात्र हम आपसे 2100 रुपया चार्ज करेंगे। ऐसा रेट, इस प्राइस पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ जो हमारी फैकल्टी होगी वो आपको 1-2 दिन में आप देखेंगे कि उन लोग का ही वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी है जो आपके प्रीलिम्स में से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक गाइड करेगी। ठीक है, और 1-to-1 अगर आपका मान स्कोर कहीं पे कम हो रहा तो 1-to-1 मेंटरशिप देने के लिए भी तैयार है। आप आएंगे यहाँ पे तो आप मिलेंगे, नहीं तो हम लोग फिर जूम मीटिंग के थ्रू आपसे कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि आपका टेस्ट सीरीज में, जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में आप कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपने जो आपकी तैयारी है उसको और अच्छे से धार दी। थैंक यू।